हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर 5वां तक के बच्चों 50 मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अच्छी तरीके से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु रोट द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो बताइए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। हु रोट यानी कि किसने लिखा है, और ऐसे का मतलब बच्चों निबंध। किसने लिखा है निबंध को, जो जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो एक निबंध है उसको किसने लिखा है, ऐसा पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है, एच.ई. बेर्स ने लिखा है, या फिर सिगानोया ने लिखा है। यहाँ पर राइटर्स के, यहाँ पर 4 राइटर्स के नाम दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है बच्चों, महात्मा गांधी ने लिखा है, जिसे हम लोग बापू के भी नाम से जानते हैं, और फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के भी नाम से जानते हैं बच्चों। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है आपको याद होते चला जाए सभी प्रश्न। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि महात्मा गांधी के आत्मकथा के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सी आत्मकथा है महात्मा गांधी की। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों आत्मकथा। महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड, यानी कि कौन सी यहाँ पर उनकी आत्मकथा है। तो क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, या फिर बच्चों हिंद स्वराज, या फिर माई अर्ली लाइफ है। इसमें से कौन है बच्चों। तो यहाँ पर उनकी रचना है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है यह इन्हीं की रचना है, महात्मा गांधी जी का। याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि गांधी जी डोमिनेटेड, क्या है बच्चों कि गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम, यानी कि गांधी जी ने कब से कब तक जो अपना डोमिनेट किया था, यानी कि उनका दबदबा जो है वह राजनीति में चला था, पॉलिटिक्स में चला था बच्चों। तो वह चला था 1915 से लेकर 1948 तक। कब बच्चों, 1915 से लेकर जब वह आए हुए थे बिहार में, या और फर्स्ट जो आंदोलन करते हैं उस वक्त से लेकर, और बच्चों 1948 तक। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता वह किसकी पूजा करता है। वर्शिप ऑफ डैश यानी किसकी पूजा करता है, किसको अपनाता है। क्या वह मटेरियल को अपनाता है, यानी कि भौतिकता को अपनाता है, इमोरलिटी को अपनाता है, यानी कि अनैतिकता को, या फिर मोरलिटी नैतिकता को अपनाता है, या फिर मशीन को अपनाता है। इसमें से किस चीज को अपनाता है। तो देखिए भारतीय सभ्यता जो है वह मोरलिटी को अपनाता है, ना कि बच्चों यहाँ पर मटेरियल को। मटेरियल यानी कि क्या होता है, भौतिक चीजें, लेकिन मोरलिटी यानी कि नैतिक चीज होता है, नैतिक चीजें होता है, जिसे भारतीय लोग अपनाते हैं, ना कि मशीन और ना ही इमोरलिटी को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, वह किसकी पूजा करता है बच्चों। तो वह पूजा करता है मटेरियल का। याद रखिएगा, मटेरियल यानी कि भौतिकवाद, वस्तुओं का। यह जो है यह वस्तुओं को पूजा करता है, ना कि अपने आत्मविश्वास की। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि हमारा जो मन है, जो गांधी जी कहते हैं बच्चों, हमारा जो मन है वो बेचैन क्या है, डैश है, यानी कि क्या है, बेचैन क्या है बच्चों, जो कि हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता है। वह जितना जितना चाहता है वो उतने ही पाने की चाहत करता है। तो वह है बच्चों क्या है, तो हमारा जो मन है वह एक बेचैन पक्षी है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा बच्चों। क्या है बच्चों, तो वह एक बेचैन पक्षी है, जिसे जितना भी मिलता है वो उतने ही चीजों की और चाहत करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बर्ड्स, यानी कि पक्षी है, बेचैन पक्षी। देखिए आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम डैश, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे बच्चों, वह हमें क्या सलाह देते थे, क्या
पॉलिटिक्स की, लग्जरियस एंड प्लेजर्स की, यानी कि मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, किस चीज को बच्चों वह बढ़ावा देते थे? तो वह देते थे किसको बच्चों? जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोरालिटी को, या फिर वह किससे दूर, यहाँ पर क्या है, डिसीडेड, यानी कि किससे वह दूर रहने के लिए कहते थे? तो वह लग्जरीज एंड प्लेजर से दूर रहने के लिए कहते थे बच्चों। किससे? तो वह दूर रहने के लिए कहते थे विलासिता और सुख सुविधाओं से, याद रखिएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि फेरोन वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश, यानी कि फेरोन जो है वह प्राचीन, वह किसका शासक था बच्चों? वह रूलर्स क्या है? रूलर्स का मतलब किस देश का वह शासक था, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो फेरोन जो है बच्चों यह इजिप्ट के शासक थे। किसके? इजिप्ट के, याद रखिएगा इजिप्ट, जिसे हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न, सभी चैप्टर से हम लोग 10-10 प्रश्नों को करेंगे, पांचों चैप्टर से। और 9वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग का मतलब क्या होता है? सादा जीवन। और हाई थिंकिंग यानी कि बच्चों उच्च विचार, यानी सादा जीवन उच्च विचार जो है वह किस सभ्यता पर आधारित है? इज द बेस ऑफ, यह जो सभ्यता है क्या अमेरिकन सभ्यता पर है आधारित, क्या यह इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता पर, यूरोपियन सभ्यता या फिर जापानीज सभ्यता पर? तो वह जो है बेस है यानी कि आधारित है यह इंडियन सिविलाइजेशन पर, यानी कि भारतीय सभ्यता पर यह जो है यह आधार है किस चीज का बच्चों? तो सदा जीवन उच्च विचार, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rules in India, यानी कि कौन है जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है बच्चों सत्य और अहिंसा को वह अपना जो है हथियार के रूप में प्रयोग करता है? हथियार के रूप में क्या? चीफ वेपन, यानी कि मुख्य हथियार के रूप में वह जो है प्रयोग करता है। क्या वह सरदार पटेल थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? तो वह थे बच्चों महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे अपने मुख्य हथियार के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर चैप्टर पर, जिसका नाम है बच्चों भारत इज माई होम। तो देखिए भारत इज माई होम जिसका मतलब होता है भारत मेरा घर है, और यह एक प्रकार का, याद रखिएगा बच्चों, स्पीच है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का स्पीच है जो कि कौन देते हैं? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी देते हैं। इसीलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इज रिटन बाय, तो वो भी हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और यह स्पीच देते हैं बच्चों प्रेसिडेंट पद बनने के दौरान, जब वह राष्ट्रपति बनते हैं 1967 में, तो उस वक्त वह शपथ ग्रहण ले रहे होते हैं, और उसी शपथ ग्रहण के दौरान जो भाषण देते हैं उसी को हम लोग आज पढ़ते हैं भारत इज माई होम चैप्टर में, याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग और भी विस्तारित रूप से देखते हैं इसको और समझते हैं इस पूरे चीजों को। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एट द डैश बच्चों, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह शपथ लेते हैं किस चीज का? क्या वह प्रेसिडेंट पद यानी कि राष्ट्रपति के लिए, गवर्नर यानी कि बच्चों राज्यपाल के लिए, मिनिस्टर के लिए, मंत्री के लिए या फिर बच्चों मेयर के लिए? मेयर होता है बच्चों जिसे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एट द डैश बच्चों, यानी कि वह किस चीज के लिए शपथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी? तो वह लेते हैं शपथ प्रेसिडेंट पद के लिए। किस, और वो भी बच्चों कौन से प्रेसिडेंट थे? तो यह था बच्चों थर्ड प्रेसिडेंट, याद रखिए। सेकंड प्रेसिडेंट कौन था बच्चों? वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्कस आया है उनके बारे में, तो उसको भी याद रखिएगा। सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि यह जो स्पीच दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द्वारा, स्पीच कब दिया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कब यह भाषण दिया गया था। तो वह दिया गया था बच्चों 1967 में, 1967 में, जब वह राष्ट्रपति पद पर गए थे और वह शपथ ग्रहण ले रहे थे। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए डैश, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है बच्चों ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि कहा जा रहा है कि वह जो राष्ट्रपति पद पर अपने साथ क्या लाए थे, यानी कि उनका मुख्य योगदान क्या रहा था हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का? तो वह उनका योगदान क्या रहा था? क्या ह्यूज वेल्थ था, यानी कि बहुत सारा धन, मेंटल इक्विपमेंट यानी कि बच्चों क्या मानसिक संपदा और बौद्धिक ज्ञान होता है, या फिर स्ट्रिक्ट रूल, या फिर बच्चों पॉलिटिकल गेम, उन्होंने ऐसा क्या किया था अपने बच्चों प्रेसिडेंट होने के दौरान? तो उन्होंने क्या किया था? तो मानसिक संपदा, यानी कि उन्होंने जो है अपने शिक्षा को महत्व दिया था, सभी लोगों के शिक्षा को महत्व दिया था। मेंटल इक्विपमेंट जो है उन्होंने
उन्होंने दिया था सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था उसके बारे में बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा उनका जन्म जो है बच्चों हैदराबाद में होता है और 1869 में होता है, ये भी याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज डैश, यानी कि इसका मतलब समझिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपनी लॉयल्टी जो है यानी कि अपनी निष्ठा जो है किससे नहीं खोते हैं, नहीं खोते हैं। क्या पास्ट कल्चर से, या फिर बच्चों पॉलिटिकल पार्टी से, मॉडर्न मशीन, या फिर दुश्मन, इसमें से क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा यह समझिए बच्चों, क्योंकि यह जो ऑप्शन है यह आपको अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को नया तरीके से लाया है ताकि जो है अगर नए तरीके से पूछा जाए आपसे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए पास्ट कल्चर का मतलब होता है पुराना जो है संस्कृति, यानी कि अतीतीय संस्कृति। और पॉलिटिकल पार्टी तो आप समझते हैं यहाँ पर राजनीतिक दल। आधुनिक मशीन इसका हो जाएगा, और एनिमीज का तो दुश्मन होता है। तो वह किस चीज से लॉयल्टी शपथ लेते हैं, तो शपथ किस चीज से लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाना चाहिए पास्ट कल्चर या फिर पॉलिटिकल पार्टी। ये जल्दी से बता दीजिए, इसी में से आपको कोई आंसर होगा और कमेंट में आपको आंसर बताना है। वैसे यहाँ पर अगर दिया हुआ होता है कि किस प्रकार वह अपने ऑफिस में जो है प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, तो वह करते हैं प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ। किस प्रकार से बच्चों, तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ, उसको मैं बता देता हूँ और इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट में बताना है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द फैमिली इज बिग इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर डैश पेस, यानी कि द फैमिली इज बिग, यानी कि यह जो पूरा परिवार है हमारा वह बड़ा है और यह असहज रंग से कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, यानी कि यह जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह बहुत तेजी से जो है वह क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। उसके बारे में किस प्रकार से बढ़ रहा है यही हमसे पूछा जा रहा है। स्लोली बढ़ रहा है, इनकोवेंटली फास्ट, या फिर नॉर्मल, या फिर स्टैटिक। तो यह बढ़ रहा है इनकोवेंटली फास्ट, यानी कि असहज रूप से यह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए डैश, यानी कि शिक्षा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अनुसार शिक्षा का क्या है, क्या यह एक बिजनेस है, क्या प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पज, यानी कि राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन है, या फिर वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि बच्चों समय की बर्बादी है, या फिर अननेसेसरी टूल, यानी कि अनावश्यक कार्य है। यह क्या है बच्चों, तो यह है प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, यानी कि राष्ट्र को अगर ठीक से बनाना है, राष्ट्र का उद्देश्य जो है प्रमुख साधन क्या है राष्ट्र का, तो प्रमुख साधन होना चाहिए एजुकेशन, शिक्षा होना चाहिए। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न की हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के रोल मॉडल कौन थे। रोल मॉडल कहा जाए बच्चों तो उनके आदर्श कौन थे, तो उनके आदर्श थे बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि ही इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, वह अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं किस प्रकार से बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ जो है वह इंटर करते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं प्रार्थना पूर्वक। याद रखिए बच्चों, प्रार्थना पूर्वक एकदम अच्छी तरीके से वह प्रवेश करते हैं, ना कोई बिना कोई घमंड के। देखिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। अब हम लोग थर्ड नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम है बच्चों ए पिंच ऑफ स्नफ। याद रखिएगा इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। और यहाँ पर देखिए इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, इसके लेखक कौन है। सबसे पहले तो समझिए यह एक स्टोरी है, और स्टोरी है उसके लेखक है मनोहर मैलगोनकर जी, मनोहर मैलगोनकर जी, जिसमें उनके मामा आते हैं दिल्ली में। चलिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, यानी कि नानू काका जो है वह नरेटर्स के कौन थे बच्चों, तो वह थे मामा, यानी कि मेटरनल अंकल थे। मामा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो मेटरनल अंकल कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि व्हाई वाज नानू काका कमिंग टू दिल्ली, यानी कि नानू काका दिल्ली क्यों आए थे बच्चों, टू विजिट रेड फोर्ट, यानी कि क्या वह लाल किला देखने आए थे, टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि किसी मंत्री से मिलने आए थे, या फिर बच्चों टू मीट हिज सिस्टर, यानी कि वह अपने बहन से मिलने आए थे, या फिर टू अटेंड ए वेडिंग, यानी कि वह शादी में शामिल होने के लिए आए थे। किस लिए वह आए थे यहाँ कहाँ पर, तो वह दिल्ली में आए थे। तो वह आए थे बच्चों टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। और मंत्री में भी बोला जाए तो वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री से वह मिलने आए थे।
और किस प्रकार से मिलते हैं वो तो आपको मालूम ही होगा, किस प्रकार से निन्नौर के महाराजा के ज्योतिष बनकर वह जाते हैं और किस प्रकार से फोर्ड वन को वह लेते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। देखिए नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर डैश, यानी कि वह कितने रुपए का जो है वह चेक बुक से चेक लिखते हैं, तो वह लिखते हैं बच्चों 1000 रुपीज का। 8000 रुपीज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8000 रुपीज, जिसमें से बाद में जो है 2 रुपए दे देते हैं धोबी को, शायद आपको याद हो तो याद होना चाहिए आपको। देखिए द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज एन डैश ऑन प्रोबेशन, यानी कि जो नरेटर है इस स्टोरी में, जो लेखक है वह किस पद पर है, यानी कि ऑन प्रोबेशन किस पद पर थे वह, तो वह थे बच्चों एक अंडर सेक्रेटरी पद पर। किस पर थे, तो वह थे अंडर सेक्रेटरी पद पर। कौन बच्चों, तो नरेटर्स थे, यानी कि लेखक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड नानू काका टाई राउंड हिज हेड, यानी कि नानू काका जो है अपने सिर पर क्या बांधते हैं, राउंड यानी कि गोल बांधते हैं, तो वह बांधते हैं बच्चों एक ऑरेंज टर्बन बांधते हैं, याद रखिएगा, लेखक के सर पर, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश, यानी कि नानू काका आते तो वह सेकंड क्लास कैरेज में है, यानी कि जो ट्रेन का टिकट होता है उनके पास होता है बच्चों, याद रखिएगा, थर्ड क्लास का, लेकिन वह आते हैं किस क्लास में, सेकंड क्लास में। वह टीटी को समझा बुझा कर आते हैं, चूंकि नानू काका तो थे ही तो चालाक, वह किसी प्रकार से वह समझा देते हैं और वह खुद आते हैं थर्ड क्लास के टिकट में, याद रखिएगा। भले सेकंड क्लास में आते हैं लेकिन टिकट होता है थर्ड क्लास का। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटो डीलर, यानी कि जिससे वह बच्चों टेस्ट ड्राइव के लिए लेते हैं वह कार, वह किस ऑटो डीलर का था, तो उस ऑटो डीलर का नाम था बच्चों सिक्का ऑटो डीलर। किसका क्या नाम था बच्चों, सिक्का ऑटो डीलर था, जिससे वह फोर्ड वन को लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हु वाज रतिराम, की देखिए यहाँ पर रतिराम कौन है, हु वाज रतिराम, यानी कि रतिराम कौन था, तो रतिराम बच्चों कौन था, द मिनिस्टर सन, यानी कि मंत्री का बेटा था, सोहन लाल का बेटा था, नानू काका का बेटा था, या फिर लेखक का भाई था, जल्दी से बताइए। रतिराम जो था वह कौन था, तो वह था बच्चों सोहन लाल रतिराम का बेटा था। क्या था बच्चों, सोहन लाल रतिराम जो है, सोहन लाल रतिराम का बेटा कौन था, रतिराम, याद रखिएगा बच्चों। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या है। देखिए कि द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज फुल ऑफ डैश, यानी कि यह जो स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ, यह क्या है, फुल ऑफ क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी एंड सॉरो, विट एंड हॉरर या फिर रोमांस, तो यह तो होगा नहीं बच्चों, ट्रेजेडी भी नहीं है यह क्या है बच्चों, तो विट एंड हॉमर हो जाएगा, यानी कि बुद्धि और हास्य वाली, यानी कि हंसी मजाक वाली यह कहानी है और किस प्रकार से चालाकी इसमें दिखाई जाती है। और चलते हैं फोर्थ नंबर चैप्टर पर, जिसका नाम है बच्चों आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, और ये भी एक प्रकार का बच्चों स्पीच ही है जिसको डिलीवर करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, जो कि निग्रोज प्रजाति के लोग थे। कहाँ के थे बच्चों, तो कहाँ के थे जल्दी से बता दीजिए आप लोग, तो वह थे यह अमेरिका के थे, जिसे आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं इनके बारे में। व्हेन वाज द स्पीच डिलीवर, यानी कि कब स्पीच देते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, तो वह देते हैं बच्चों 28 अगस्त 1963 को, और वो भी विलिंगटन नर्सिंग होम में देते हैं। याद कहाँ देते हैं बच्चों, विलिंगटन नर्सिंग होम नहीं, यहाँ पर वह देते हैं कहाँ, क्या नाम था उसका, मेमोरियल कुछ नाम था, याद रखिएगा। आगे अगर आता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो द यूएसए, यानी कि वह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से वह बिलोंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यूएसए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ना कि ए में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, और कमेंट में आंसर आप लोग देते चलिएगा। हु एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल, यानी कि कौन अहिंसक संघर्ष करते हैं, अहिंसक वकालत की जो है वह संघर्ष करते हैं, या कार्ल मार्क्स करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर करते हैं, या फिर नेल्सन मंडेला, या फिर सिगानोया, कौन इसमें से करते हैं बच्चों, तो वह करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के मार्ग पर यह भी चलते हैं बच्चों। देखिए द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग, इसीलिए बच्चों इन्हें ब्लैक गांधी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह गांधी जी के मार्ग पर चलते थे। और देखिए यहाँ पर द कंडीशन ऑफ डैश वाज अपीलिंग, यानी कि किसकी जो स्थिति है वह
बहुत ही दयनीय है। किसकी कंडीशन दयनीय है? क्या वह इंडियंस की, अमेरिकन की, निग्रोज की, यूरोपियंस की? तो वह है बच्चों निग्रोज की जो स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू द स्पीच द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, यानी कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पीच यानी कि इस भाषण के अनुसार वहाँ की जो बैंक है, वहाँ की जो न्याय की बैंक है, वह क्या हो चुके हैं? द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, यानी कि वहाँ की न्याय की जो बैंक है वह एक तरह से दिवालिया हो गया है बच्चों। क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो चुका है, दिवालिया हो गया है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोट द नोबेल नोबेल पीस प्राइज इन डैश, यानी कि उनको नोबेल प्राइज कब मिलता है? उनको नोबेल प्राइज 1964 में मिलता है बच्चों, जब वह सबसे वहां के जवान व्यक्ति थे, और वो भी पीस के लिए मिलता है, यानी कि शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, वो भी 1964 में बच्चों। देखिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि व्हाट डज क्या है बच्चों? व्हाट डज यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और हिज पीपल टू यूज, यानी कि हिज पीपल टू यूज यहाँ पर क्या होगा इसको समझिए। यहाँ पर क्या फिजिकल फोर्स, सोल फोर्स, वेपन्स, हेटेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिजिकल फोर्स का मतलब क्या होता है? शारीरिक बल। सोल फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आत्मा की शक्ति, यानी कि आत्मिक बल, यानी कि और वेपन्स, वेपन्स यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हथियार या फिर बच्चों नफरत। किस चीज को जो है, किस चीजों को जो है मार्टिन लूथर किंग यूज करने को लिए लोगों को बोलते थे? तो वह कहते थे किस चीज को? तो वह कहते थे आत्मा की शक्ति, सोल फोर्स के बारे में वह बोलते थे। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मिसिसिपी इज ए स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ डैश, यानी कि मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी में वहां पर मिसिसिपी एक राज्य है जो कि बिल्कुल जो है वह तप रहा है, किस चीज से? तो वह हो जाएगा जस्टिस हो जाएगा बच्चों, स्वेल्टिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस हो जाएगा बच्चों। अन्याय के भट्ठी में वह क्या हो रहा है? तो जल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न के द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैप द निग्रोज डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर जो साइन हुआ था उससे निग्रोज को क्या मिला? मिलने वाला था फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, और मिलता भी नहीं है उन्हें फ्रीडम। लेकिन यह जो है एक प्रकार का कैसा चेक साबित हुआ? तो बैड चेक साबित हुआ, जो कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर साइन हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हु रोट आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले हैं फिलोसफर थे। उन्हें फिलोसफर नहीं बच्चों, फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, सभी चीज हम लोग कह सकते हैं, जिसका नाम है बर्ट्रैंड रसल। क्या नाम है बच्चों? तो उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर, ए हिस्टोरियन एंड ए डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसल फिलोसफर, हिस्टोरियन और उसके साथ क्या थे बच्चों? तो उसके साथ ही वह गणितज्ञ, यानी कि वह मैथमेटिशियन भी थे, याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि विच क्रिएचर डाई ऑफ सर्वेशन इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग विंटर, यानी कि सबसे ज्यादा ठंडियों के सीजन में जो है वह बड़ी संख्या में कौन मर जाते हैं? भूखमरी के चलते। तो भूखमरी के चलते सबसे ज्यादा बर्ड्स, यानी कि याद रखिएगा जो पक्षियां है बच्चों वह मर जाती है भूखमरी के कारण। किस सीजन में? तो वह विंटर सीजन, यानी कि ठंडियों के मौसम में। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि वी आर मोर डैश विद इन द हर्ड देन एनिमल, विद इन द हर्ड देन एनिमल, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको समझिए पहले। वी आर मोर डैश विद इन द हर्ड देन एनिमल, यानी कि हम जानवरों की तुलना में अपने झुंड के भीतर अधिक क्या रहते थे? किस प्रकार से रहते थे? क्या फ्रेंडली रहते थे? क्या एग्रेसिव रहते थे? सेल्फिश रहते थे या फिर क्रूअल रहते थे? तो हम लोग रहते थे फ्रेंडली, फ्रेंडली रहते थे, तभी जो है हमारी प्रजाति जो है इस प्रकार से फैली मित्रवत की भावना से, और हम लोग जो है साथ में ही रहते थे झुंड की तरह। और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण जो है हमारा विकास भी हो पाया और हम इतने विकसित हो पाए। देखिए यहाँ पर द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि किसका इन्वेंशन जो है वह माइलस्टोन साबित हुआ। माइलस्टोन का मतलब होता है बच्चों मील का पत्थर, मील का पत्थर जो है वह साबित हुआ। तो वह किसका था बच्चों? तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह किस चीज का
आविष्कार हो जाएगा तो जल्दी से बताइए, तो वह हो जाएगा फायर का आविष्कार। फायर यानी कि आग का आविष्कार जो है वह हमारे लिए कैसे साबित हुआ तो माइलस्टोन साबित हुआ। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि व्हाट टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, यानी कि हमें जो है एक दूसरे के प्रति कैसी भावना को रखना चाहिए। हमें हमें जो सभ्यता सिखाती है कैसी भावना एक दूसरे के प्रति रखने की सिखाती है। तो हमारी सभ्यता जो सिखाती है एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहने को सिखाती है, यानी कि मित्रवत की भावना रखना सिखाती है। कौन? तो हमारी सभ्यता बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए द मोस्ट इंडिब्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश, यहाँ पर नंबर, हैप्पीनेस, पावर, इंटेलिजेंस, यहाँ पर क्या आंसर होगा? यानी कि पहलू सबसे असंदिग्ध जो पहलू है जिसमें विचारों ने मानव जाति की मदद की वह कौन सी है? क्या क्या संख्या की, हैप्पीनेस की, पावर की, इंटेलिजेंस की? तो वह की बच्चों संख्या, यानी कि धीरे धीरे जो अपनी संख्या वह बढ़ाते चले गए वह सबसे बड़ा उनके लिए जो है मददगार हुआ। किसके लिए? तो मनुष्यों के लिए, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर रसल वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि बर्ट्रैंड रसल जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था किस साल उन्हें नोबेल प्राइज मिला था? जल्दी से बताइए बच्चों। तो 1950 में उन्हें मिला था, 1950 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग नॉलेज वाज पास्ड ऑन डैश, यानी कि इसका मतलब समझिए कि छपाई जो है, प्रिंटिंग यानी क्या बच्चों? छपाई। छपाई के आविष्कार से पहले जो है ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाता था? क्या थ्रू बुक्स यानी कि किताबों के जरिए, या फिर बच्चों ओरली यानी कि बोलकर, या फिर यहाँ पर ड्रॉप कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर ड्रॉप लेटर यानी कि पत्रों के माध्यम से? जल्दी से बताइए। तो देखिए वहां पर इन्वेंशन तो हुआ ही नहीं था प्रिंटिंग प्रेस का, तो किसके कारण होगा? मोरली होगा, मुख से ही बोलकर होगा। इसके अलावा ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि सब में यहाँ पर प्रिंटिंग का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन ओरली जो है मुख से उस वक्त होता था, याद रखिए। किसी भी जानकारी को देना हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को देना हो, मुख से ही वहां पर देना पड़ता था। सर्वाइवल फॉर अर्ली होमोसेपियंस प्राइमरली वाज डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वाइवल फॉर अर्ली होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, यानी कि प्रारंभिक होमोसेपियन जो है वह अपने जीवित रखने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार से वह करते हैं? क्या वेरी इजी, यानी कि किस प्रकार से जीवित रहना वह मुख्य रूप से चाहते थे? यानी कि बहुत आसान, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम गारंटेड, या ए लग्जरी, किस प्रकार से वह विलासिता से रहते थे, किस प्रकार से वह रहना चाहते थे? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? वेरी इजी, नो प्रॉब्लम गारंटेड, लग्जरी। यह जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान इसका आंसर भी होने वाला है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, इस दोनों में से एक आंसर होगा, बस दोनों में से ही एक आंसर होगा। और आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, यह आपको कमेंट में देना है। और जो भी कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन चूंकि समाप्त हो चुका है, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।